सोचिए अगर जलवायु परिवर्तन, विश्व युद्ध या फिर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का जो तनाव है, वो सब कोई राजनीतिक या आर्थिक समस्याएं हो ही ना। क्या हो अगर इन सब का जो मूल कारण है वो एक न्यूरोलॉजिकल समस्या हो। हाँ, ये एक बहुत ही अलग नजरिया है चीजों को देखने का। बिल्कुल, मतलब हमारा मस्तिष्क जिस तरह से मैं या स्वयं की एक छवि बनाता है, क्या वो तरीका ही असल में इस पृथ्वी के भौतिक तत्वों को बदल रहा है? इस पर आज हम इस गहरे विश्लेषण में चर्चा करने वाले हैं। सही बात है। और हम अक्सर शांति लाने के लिए ना बड़ी बड़ी संधियों और कानूनों का इंतजार करते हैं। हाँ, हमें लगता है कि कोई और आकर ठीक करेगा, लेकिन आज हमारे पास जो मुरली है, जिसका हम गहन अध्ययन कर रहे हैं, वो एक बिल्कुल अलग और सच कहूं तो थोड़ा चौंका देने वाला दावा करती है। और वो दावा क्या है? वो मुरली कहती है कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति किसी संसद में नहीं, बल्कि हमारी चेतना के भीतर शुरू होती है। और इसका अल्टीमेट गोल सिर्फ खुद को शांत करना नहीं है, बल्कि, और ये लाइन मुझे बहुत दिलचस्प लगी, तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाना है। अरे वाह, ये तो एक बहुत ही विशाल दृष्टिकोण है। क्योंकि आमतौर पर जब हम अध्यात्म की बात करते हैं ना, तो वो बस व्यक्तिगत शांति या एक तरह के अकेलेपन तक सीमित रह जाता है। हाँ, लोग सोचते हैं कि बस आंख बंद करके अकेले बैठ जाओ। बिल्कुल, लेकिन इस मुरली का कैनवस बहुत बड़ा है। ये आधुनिक न्यूरोसाइंस, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के उन सिद्धांतों से सीधे तौर पर जुड़ती है, जो अब ये मान रहे हैं कि मानव चेतना और भौतिक दुनिया के बीच एक बहुत गहरा संबंध है। एक ऐसा संबंध जिसे मापा जा सकता है। सही कहा आपने। और इसी संबंध को, इसकी पूरी वर्किंग को आज हम डिकोड करने वाले हैं। पर दुनिया को बदलने की बात तक पहुंचने से पहले जो सबसे बुनियादी सवाल यह मुरली उठाती है, वो है हमारी आइडेंटिटी या पहचान को लेकर। कि बदलाव करने वाला असल में है कौन? एग्जैक्टली। मुरली कहती है कि ये शरीर केवल एक पुरानी जूती या एक चित्र के समान है, और जब इंसान खुद को सिर्फ शरीर मान बैठता है, तो वहां से देह अभिमान या बॉडी कॉन्शियसनेस पैदा होती है। ये बॉडी कॉन्शियसनेस का कंसेप्ट बहुत गहरा है ना? और इसको समझने के लिए ना मैं सोच रही थी कि एक बहुत ही आधुनिक तुलना की जाए। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई इंसान एक बहुत ही हाई टेक इमर्सिव वीआर गेम खेल रहा हो। अच्छा, ये वीआर वाली तुलना बहुत दिलचस्प लग रही है। इसे थोड़ा और खोलिए। देखिए, जब आप एक बहुत ही बेहतरीन वीआर हेडसेट पहनते हैं ना, तो कुछ ही मिनटों में आपका दिमाग ये भूल जाता है कि आप अपने लिविंग रूम में खड़े हैं। हाँ, आपको लगता है कि आप उस वर्चुअल दुनिया में ही हैं। बिल्कुल, आप उस गेम के अवतार को ही अपना असली वजूद मान लेते हैं। अगर गेम में कोई मॉन्स्टर आप पर हमला करता है, तो आपका असली फिजिकल दिल तेजी से धड़कने लगता है, आपको पसीना आने लगता है। सही बात है, बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है। तो देह अभिमान या बॉडी कॉन्शियसनेस भी तो यही है। हम भूल गए हैं कि हमने एक हेडसेट पहना हुआ है। अध्यात्म का मतलब उस गेम को छोड़कर भागना नहीं है, बल्कि सिर्फ ये याद रखना है कि आप वो खिलाड़ी हैं जिसके हाथ में कंट्रोलर है। आप स्क्रीन पर दिखने वाले पिक्सल्स नहीं है। अरे वाह, ये तो मतलब इस वीआर एनालॉजी ने न्यूरोसाइंस के एक बहुत ही जटिल सिद्धांत को बेहद सरल कर दिया। हाँ, मैं यही कोशिश कर रही थी। अगर हम इसे मस्तिष्क के वर्किंग के नजरिए से देखें ना, तो हमारा दिमाग लगातार एक सेल्फ मॉडल बनाता रहता है। ये एक ब्लूप्रिंट की तरह है। एक सेल्फ मॉडल मतलब खुद की एक इमेज। एग्जैक्टली। और जब ये सेल्फ मॉडल केवल इस भौतिक शरीर तक, यानी उस वीआर अवतार तक सीमित रहता है, तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो हमेशा हाई अलर्ट पर रहता है। हमेशा हाई अलर्ट पर? क्यों? क्योंकि अवतार नश्वर है ना, उसे बीमारियां लग सकती हैं, वो बूढ़ा होता है, और गेम ओवर होने का खतरा तो हमेशा बना ही रहता है। ओ, अब समझ आई बात। मतलब जब तक हम खुद को शरीर मानेंगे, तब तक हमारे अंदर एक डर, एक एग्जिस्टेंशियल ड्रेड हमेशा रहेगा। डर और असुरक्षा हमारे सिस्टम का डिफॉल्ट कोड बन जाएंगे। बिल्कुल सही। और पता है, यहीं से अहंकार जन्म लेता है। इंसान हर वक्त उस अवतार को सेफ रखने में, उसे दूसरों से बेहतर दिखाने में अपनी सारी एनर्जी लगा देता है। हाँ, जैसे हम सोशल मीडिया पर करते हैं। सही पकड़ा आपने। लेकिन जब इंसान खुद को एक चेतन बिंदु या आत्मा के रूप में पहचानने लगता है, यानी उसे याद आ जाता है कि वो कंट्रोलर पकड़ने वाला खिलाड़ी है, तो मस्तिष्क के डिफॉल्ट मोड नेटवर्क में हलचल कम हो जाती है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क यानी डीएमएन, राइट? हाँ, डीएमएन शांत होने लगता है, मानसिक स्थिरता आती है। इंसान को यह समझ आ जाता है कि गेम में चाहे जो भी हो रहा हो, असली खिलाड़ी पूरी तरह से सुरक्षित है। ये सच में बहुत पावरफुल है। अब अगर हम इस बात को थोड़ा एक बड़े स्केल पर ले जाएं,
सोचिए क्या होगा जब दुनिया के 8 अरब लोग ये मानकर चल रहे हो कि वो सिर्फ वो वीआर अवतार हैं। तो उथल पुथल तो मचनी है। बिल्कुल। अगर हर इंसान अपनी पहचान को सिर्फ अपने शरीर, अपनी जाति, अपने धर्म या राष्ट्र की सीमाओं में कैद कर ले, तो उसका समाज पर क्या असर होगा? शायद मुरली इसी स्थिति को झगड़ालू देश कहती हैं। और ये जो झगड़ालू देश शब्द है ना, ये समाजशास्त्र के एक बहुत ही एस्टैब्लिश प्रिंसिपल को दर्शाता है, जिसे इन ग्रुप वर्सेस आउट ग्रुप डायनामिक्स कहते हैं। अच्छा, ये ग्रुप डायनामिक्स कैसे काम करता है इस कॉन्टेक्स्ट में? देखिए, जब हमारी पहचान अहंकार और शरीर पर आधारित होती है ना, तो हम तुरंत इस दुनिया को खांचों में बांट देते हैं। मेरी जाति, मेरा देश, मेरा धर्म। राइट। एक मैं और एक वो बन जाता है। बिल्कुल। और जहां भी ये मैं और मेरा की सीमाएं बनती है, वहां टकराव या कॉन्फ्लिक्ट होना तय है। इसे रोक नहीं सकते। इसके उलट जब मुरली आत्मिक स्मृति की बात करती हैं, तो वो एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी या सार्वभौमिक पहचान को जन्म देती है। जब हम हर इंसान को एक आत्मा के रूप में देखते हैं, तो शरीर के लेवल के सारे भेदभाव अपने आप खत्म हो जाते हैं। ये समझना तो बहुत आसान है कि अगर हम अपनी पहचान बदल लें तो समाज शांत हो जाएगा, लोग एक दूसरे से कम लड़ेंगे। लेकिन यहाँ मैं मुरली के उस दावे पर वापस आना चाहती हूँ जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है। कौन सा दावा? वही कि तत्वों सहित दुनिया को पावन बनाना है। मतलब एक सेकंड रुकिए, क्या सच में इंसान की मानसिक स्थिति या हमारी चेतना इस पृथ्वी के फिजिकल एलिमेंट्स या तत्वों को बदल सकती है? आपको ये थोड़ा अनरियलिस्टिक लग रहा होगा। हाँ, थोड़ा जादुई या अनरियलिस्टिक नहीं लगता ये। मैं समझ सकती हूँ कि मेरे शांत रहने से मेरा परिवार शांत रहेगा, लोग मुझसे अच्छे से बात करेंगे, लेकिन क्या मेरे विचार मौसम या प्रकृति को बदल सकते हैं? आपका ये संदेह बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन देखिए, ये कोई जादू या टेलीकाइनेसिस नहीं है, जहां आपने आंखें बंद की और बाहर नदियां साफ हो गईं। हाँ, वही तो मैं सोच रही थी। इसके पीछे की जो वर्किंग है वो बहुत ही लॉजिकल और साइंटिफिक है। इसे एक फीडबैक लूप के रूप में समझिए। हमारी मानसिक स्थिति हमारे फिजिकल एक्शंस को तय करती है, और हमारे एक्शंस इस एनवायरनमेंट को आकार देते हैं। तो ये सीधे तौर पर हमारे एक्शंस के जरिए हो रहा है? पहले लेवल पर, हाँ। जब इंसान का सेल्फ मॉडल असुरक्षा और लालच पर टिका होता है, तो वो प्रकृति को सिर्फ एक रिसोर्स समझता है, एक ऐसी चीज जिसका उसे इस्तेमाल करना है, दोहन करना है। राइट। वो पेड़ों को काटता है, नदियों में पॉल्यूशन फैलाता है। बिल्कुल, क्योंकि उसे अपने उस नश्वर अवतार को सुरक्षित और ताकतवर महसूस कराना है। लेकिन बात सिर्फ एक्शंस तक सीमित नहीं है। तो इसके आगे क्या है? एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ट्रांसफॉर्मेशन का साइंस भी है, और क्वांटम फिजिक्स में जिसे ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं, वो इशारा करता है कि देखने वाले की चेतना सीधे तौर पर उस रियलिटी को प्रभावित करती है जिसे वो देख रहा है। एक मिनट, मतलब जिस नजरिए से हम दुनिया को देखते हैं, वो नजरिया खुद दुनिया के भौतिक स्वरूप को ट्रिगर करता है। ठीक यही बात है। जब एक बहुत बड़ी आबादी सामूहिक रूप से शांत, बैलेंस्ड और आत्मिक चेतना में होती है ना, तो उनका प्रकृति के साथ जो इंटरैक्शन है वो पूरी तरह बदल जाता है। वो नेचर के खिलाफ नहीं जाते। सही कहा। वो प्रकृति के शोषक नहीं, बल्कि उसके स्वाभाविक रक्षक बन जाते हैं। और जब इंसान का ये सामूहिक मानसिक दबाव पृथ्वी से हटता है, तो प्रकृति के तत्व अपने आप एक नेचुरल हार्मनी में लौटने लगते हैं। ये डीप इकोलॉजी जैसा लग रहा है कुछ। हाँ, मुरली इसी डीप इकोलॉजी की बात कर रही है, जहाँ इंसान की शुद्ध चेतना प्रकृति को पावन या संतुलित बनाती है। ये कॉन्सेप्ट सच में बहुत ही क्लियर है। यानी समस्या बाहर कारखानों के धुएं में नहीं है, वो धुआं तो हमारे दिमाग के भीतर चल रहे लालच के कारखाने का सिर्फ एक फिजिकल रिजल्ट है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। लेकिन अगर ये सब सच है, अगर ये मान लिया जाए कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं इस वीआर गेम की सिर्फ एक खिलाड़ी हूँ, तो क्या ये सोच इंसान को निष्क्रिय या पैसिव नहीं कर देगी? ये सवाल बहुत लोग उठाते हैं। हाँ, क्योंकि अगर मुझे अपने उस अवतार की परवाह ही नहीं है, तो मैं काम ही क्यों करूंगी? मैं समाज में कुछ कंट्रीब्यूट क्यों करूंगी? क्या ये एक तरह का एस्केपिज्म या पलायनवाद नहीं हो जाएगा? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। और पता है, अक्सर लोग अध्यात्म को इसी गलतफहमी की वजह से छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है सब छोड़ना पड़ेगा। वही तो, सबको यही डर लगता है। लेकिन मुरली निष्क्रिय होने या कर्म छोड़ने की बात बिल्कुल नहीं करती। इसके बजाय यह हमें कर्म का एक पूरी तरह से नया विज्ञान देती है। मुरली में 3 चीजें समझाई गई हैं: कर्म, विकर्म और अकर्मा। अच्छा, ये तीनों अलग अलग कैटेगरीज हैं। हाँ, विकर्म तो वो काम है जो इंसान अहंकार, गुस्सा या स्वार्थ में आकर करता है, जिन्हें पाप कर्म भी कहा जाता है।
कर्म वो है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में नॉर्मल तरीके से करते हैं। ठीक है, और तीसरा क्या था? अकर्मा। बिल्कुल। अकर्मा, जब आत्मा एक श्रेष्ठ चेतना में टिककर बिना किसी स्वार्थ के काम करती है तो वो एक्शन अकर्मा बन जाता है। अकर्मा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। काम तो हम कर रहे हैं। तो अगर मैं इसे इंटरनेट और ब्राउजर की भाषा में समझना चाहूँ तो क्या हम कह सकते हैं कि अकर्मा का मतलब है अपनी जिंदगी को इनकॉग्निटो मोड में चलाना? इनकॉग्निटो मोड, अरे वाह, ये एक बेहतरीन मेटाफर है। इसे जरा समझाइए मुझे। देखिए, जब हम ब्राउजर में नॉर्मली इंटरनेट चलाते हैं ना, तो हर वेबसाइट हमारे कंप्यूटर में कुछ कैशे, कुकीज और जंक फाइल्स छोड़ जाती है। हाँ, और फिर सिस्टम स्लो हो जाता है। सही कहा। समय के साथ ये जंक इतना बढ़ जाता है कि कंप्यूटर को हैंग करने लगता है। नॉर्मल कर्म भी शायद ऐसे ही हैं। हम काम तो करते हैं, लेकिन उसके साथ अपने दिमाग में अहंकार, एक्सपेक्टेशंस या पछतावे की जंक फाइल्स सेव करते जाते हैं। जैसे मैंने ये किया, मुझे इसकी तारीफ मिलनी चाहिए। एग्जैक्टली, मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए। लेकिन जब आप ब्राउजर में इनकॉग्निटो मोड ऑन करते हैं तो आप पूरा काम करते हैं, हर वेबसाइट एक्सेस करते हैं, लेकिन जैसे ही आप विंडो क्लोज करते हैं, पीछे कोई हिस्ट्री, कोई कुकीज या जंक फाइल सेव नहीं होती। हाँ, तो अकर्मा भी तो यही है, दुनिया में पूरी तरह से एक्टिव रहना, अपना हर फर्ज निभाना, लेकिन अपने दिमाग पर किसी भी तरह का मानसिक बोझ या कर्मों का खाता सेव ना होने देना। क्या बात है। इस इनकॉग्निटो मोड की तुलना ने ना अकर्मा की साइकोलॉजी को बहुत ही सटीक तरीके से खोलकर रख दिया है। शुक्रिया। मुझे लगता है ऐसी तुलनाओं से चीजें जल्दी समझ आती हैं। बिल्कुल। और देखिए, जब हम कोई काम इस चाहत से करते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, तो हम कॉन्स्टेंटली उस तारीफ का वेट करते रहते हैं। वो वेट करना ही एक मानसिक बोझ है। वही वो कुकीज या ट्रैकर है जो हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग पावर को खा रहा है। राइट, और हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं बिना कुछ फिजिकल काम किए भी। हाँ, और मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव लोड कहते हैं। लेकिन जब हम अकर्मा की स्थिति में होते हैं तो हम काम को सिर्फ उस काम के लिए करते हैं, किसी बाहरी वैलिडेशन के लिए नहीं। इसे साइकोलॉजिकली लिबरेटिंग एक्शन कहा जाता है। मतलब ऐसा काम जो हमें आजाद करे, बांधे नहीं। सही। ऐसे काम करने से इंसान थकता नहीं है, बल्कि उसे और उल्टा एनर्जी मिलती है। लेकिन एक सेकंड रुकिए, सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, पर मैं अपने दिमाग में बस कीबोर्ड पर Ctrl+Shift+N दबाकर इनकॉग्निटो मोड ऑन नहीं कर सकती ना? हाँ, काश इतना आसान होता। वही तो, ये कोई ऐसा स्विच तो है नहीं जिसे जब चाहा चालू कर लिया। जब कोई इंसान सुबह उठकर ट्रैफिक में फंसता है, ऑफिस पॉलिटिक्स फेस करता है, तो वो तुरंत वापस उसी वीआर अवतार वाले गुस्से और इनसिक्योरिटी में आ जाता है। तो सवाल ये है कि ये अकर्मा की स्थिति प्रैक्टिकल लाइफ में हासिल कैसे की जाए? ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, और यहीं पे इस मुरली का सबसे प्रैक्टिकल और एजुकेशनल हिस्सा सामने आता है। मुरली इसे कोई एक दिन का चमत्कार नहीं मानती। तो क्या ये एक लंबा प्रोसेस है? हाँ, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए मुरली में गॉडफादर की यूनिवर्सिटी का जिक्र आता है। और ये कोई साधारण स्कूल नहीं है जहां आपको बस कुछ स्किल्स या इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। हाँ, क्योंकि आज की जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो हमें ये तो सिखा देती है कि एक सॉफ्टवेयर कैसे कोड करना है या एक फ्लाईओवर कैसे बनाना है, लेकिन वो अंदर की चीजें नहीं सिखाती। बिल्कुल, वो ये नहीं सिखाती कि जब आपका ड्रीम प्रोजेक्ट फेल हो जाए तो अपने दिमाग को टूटने से, डिप्रेशन में जाने से कैसे बचाना है। सही कहा आपने। ऑर्डिनरी एजुकेशन आपको बाहर की दुनिया में सर्वाइव करना सिखाती है, लेकिन ये जो ईश्वरीय पढ़ाई है ना, जिसका मुरली में जिक्र है, ये सीधे तौर पर कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन और चेतना के विकास से जुड़ी है। तो इस यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकली क्या सिखाया जाता है? मुरली में इसके लिए एक बहुत ही क्लियर प्रैक्टिस बताई गई है, जिसे याद की यात्रा कहते हैं। याद की यात्रा? हाँ, या इसे राजयोग ध्यान भी कह सकते हैं। मनोविज्ञान की भाषा में ये एक बहुत ही गहरा मेंटल डिटॉक्स है। मेंटल डिटॉक्स, ओके। देखिए, कई जन्मों से इस अवतार माइंडसेट में जीने के कारण हमारी चेतना पर जो डर, स्वार्थ और अहंकार की खद या अशुद्धियां जमा हो गई हैं, ये ध्यान उन्हीं जंक फाइल्स को डिलीट करने का काम करता है। तो ये याद की यात्रा सिर्फ आंखें बंद करके बैठने के बारे में नहीं है, ये तो हमारे दिमाग की पूरी वायरिंग को बदलने के बारे में लग रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी का विज्ञान भी तो यही कहता है ना कि हम जिस चीज का बार बार अभ्यास करते हैं, हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स उसी तरह के नए पैटर्न बना लेते हैं।
अगर हम बरसों से डर और इनसिक्योरिटी का अभ्यास कर रहे हैं तो हमारा दिमाग हर छोटी चीज पर पैनिक करने में एक्सपर्ट हो जाता है। हाँ, दिमाग वही करना सीख जाता है। और जब हम इस आध्यात्मिक कनेक्शन या परमात्मा की याद का अभ्यास करते हैं तो हम अपने दिमाग को शांति, स्थिरता और निस्वार्थ प्रेम के नए पैटर्न बनाने के लिए ट्रेन कर रहे होते हैं। इसका रियल लाइफ इम्पैक्ट क्या होता है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इंसान के भीतर एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल रेजिलियंस यानी मानसिक लचीलापन पैदा होता है। मुरली इसे कर्मोभोग पर विजय पाना कहती है। कर्मोभोग पर विजय मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपके जीवन में कोई बीमारी आएगी नहीं या आपको कभी फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा? नहीं, एक्सटर्नल हालात शायद वैसे ही रहें, राइट। सर्कमस्टांसेस तो आएंगे, लेकिन उन सिचुएशन से टकराने पर पहले जो एक मानसिक पीड़ा या रोना धोना पैदा होता था वो खत्म हो जाएगा। आप उस झटके को बिना टूटे, बिना बिखरे सह जाएंगे। ठीक है, सही। आपके अंदर की जो शॉक अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है ना, वो इतनी बढ़ जाती है कि बाहर का कोई भी बड़ा तूफान आपके अंदर की स्थिरता को नहीं हिला पाता। वाओ, ये सब सुनकर एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल मेरे मन में आता है। अगर कोई व्यक्ति इस लेवल का मानसिक लचीलापन हासिल कर ले, अपनी पुरानी जंक फाइल्स को डिलीट कर दे और सच में पूरी तरह से उस इनकॉग्निटो मोड में जीने लगे, तो इस सबका अल्टीमेट गोल या अंतिम परिणाम क्या होगा? अगर हम सब, पूरी आबादी सामूहिक रूप से इस प्रोसेस से गुजरें तो ये दुनिया किस दिशा में जाएगी? क्योंकि मुरली यहाँ एक बहुत ही बड़े पैमाने पर समय के चक्र की बात करती है। हाँ, मुरली क्लियरली कहती है कि कलयुग के बाद जरूर सतयुग होना है। और देखिए, ये कोई अंधविश्वास या बस एक मिथ नहीं है, बल्कि ये समय का एक इटर्नल साइकिल है, एक शाश्वत चक्र है। कैसे? थोड़ा हिस्ट्री के हिसाब से समझाइए। अगर हम मानव इतिहास और सभ्यताओं के पैटर्न्स को भी स्टडी करें तो विकास कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं चलता। हर सभ्यता जन्म लेती है, डेवलप होती है, अपने पीक पर पहुंचती है और फिर उसमें मॉरल और स्पिरिचुअल डाउनफॉल शुरू होता है। हाँ, हिस्ट्री में कई एम्पायर्स ऐसे ही गिरे हैं। बिल्कुल। और जब वो पूरी तरह से कलयुगी या एक्सट्रीम डिक्लाइन की स्टेट में पहुंच जाती है तो उसी राग से एक नई शुद्ध सभ्यता का निर्माण होता है। मुरली इसी हिस्टोरिकल साइकिल को एक बहुत गहरे आध्यात्मिक नजरिए से समझा रही है। तो अगर हम इस पूरी जर्नी को, इस पूरी चर्चा को एक फॉर्मूला की तरह देखें कि कैसे एक इंसान की सोच से लेकर पूरी दुनिया के बदलने तक का ये सफर तय होता है, तो इसकी शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमने बात शुरू की थी, यानी पहला कदम। हाँ, पहला कदम है स्वयं की पहचान। ये सच्चाई मानना कि मैं वो वीआर अवतार नहीं हूँ, बल्कि एक अविनाशी आत्मा हूँ। सही। और जब ये आत्मस्मृति पक्की होती है ना, तो दूसरा कदम बड़ा नेचुरली उठता है, और वो है परमात्मा स्मृति। क्योंकि जब आत्मा अपनी असली आइडेंटिटी में आती है, तभी वो उस सर्वोच्च चेतना यानी ईश्वर के साथ एक सच्चा और गहरा कनेक्शन बना सकती है। राइट। और फिर ये जो गहरा कनेक्शन है, ये हमारे डेली एक्शंस को बदल देता है और ये हमें तीसरे कदम पर लाता है, शुद्ध कर्म या अकर्म। बिल्कुल। यानी एक ऐसा काम करना जो किसी अहंकार या लालच से ड्रिवन ना हो, ऐसा काम जो हमारे दिमाग में कोई कुकीज या जंक फाइल सेव ना करे। और जब एक बहुत बड़ी संख्या में लोग इन 3 कदमों पर चलते हैं तो उसका जो आखिरी रिजल्ट निकलता है वो है श्रेष्ठ भाग्य, यानी एक ऐसी दुनिया का निर्माण जहां प्रकृति के तत्व भी उस शुद्ध कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ हार्मनी में होते हैं। इसी नई, बैलेंस्ड और पावन दुनिया को मुरली सतयुग कहती है। तो इस पूरे गहरे विश्लेषण को अगर हम आज एक जगह समेटें तो हमें समझ आता है कि आज की ये मुरली कोई ऐसी थियोरी नहीं है जिसे आप बस पढ़कर भूल जाएं। हाँ, ये कोई फिलॉसफी की बुक नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक प्रॉपर एक्शन प्लान है। ये हमें बता रही है कि हमारी आइडेंटिटी का जो क्राइसिस है वही एक्चुअली दुनिया के हर क्राइसिस की जड़ है। जब हम अपने फिजिकल शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं तो हम लालच और इनसिक्योरिटी का एक ऐसा एंडलेस लूप शुरू कर देते हैं जो आज हमारी नदियों को, हमारे जंगलों को और बेसिकली हमारे पूरे समाज को नष्ट कर रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मुरल एक बहुत बड़ी उम्मीद भी देती है। ये हमें बताती है कि हमारे पास अंदर एक ऐसा इनकॉग्निटो मोड है, एक ऐसा मेंटल डिटॉक्स का रास्ता है जिससे हम इस डिस्ट्रक्टिव साइकिल को तोड़ सकते हैं। हाँ। और सबसे बड़ी बात, ये सब किसी चमत्कार या जादू से नहीं, बल्कि एक बहुत ही डीप और साइंटिफिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के जरिए संभव है। सही कहा। तो हमने आज देखा कि कैसे एक सिंगल व्यक्ति की चेतना, बस एक आत्मा की शांति, पूरे ब्रह्मांड के भौतिक तत्वों के साथ एक इनविजिबल लेकिन बहुत ही पावरफुल तरीके से जुड़ी हुई है। बिल्कुल जुड़ी हुई है।
और अब इस चर्चा को खत्म करते हुए बिल्कुल। एक बहुत ही गहरा सवाल है जो हम सभी को, मुझे और आपको, खुद से पूछना चाहिए। वो क्या? अगर ये सच है कि हमारी चेतना सिर्फ हमारे दिमाग की हड्डियों के अंदर बंद नहीं है, अगर ये सच है कि हमारा एक एक विचार बाहर की फिजिकल दुनिया को आकार दे रहा है, तो हम इस वक्त, अभी, इसी पल अपनी चेतना से किस तरह की दुनिया का निर्माण कर रहे हैं? क्या हमारा अगला विचार, हमारा अगला काम, हमारे अहंकार और डर को बढ़ाकर इस दुनिया में एक और कलयुगी दिन को पैदा करेगा? या फिर क्या हम अपने भीतर शांति और उस आत्मिक स्मृति का वो स्विच ऑन करेंगे जो हमारी हर सांस के साथ उस नए सतयुग की नींव रखेगा? देखिए, हम खिलाड़ी हैं और गेम का कंट्रोलर हमारे अपने हाथ में है। सही बात है। अब ये हमें ही तय करना है कि हम अपनी इस दुनिया को आगे किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। ये एक ऐसा विचार है जिस पे हमें पूरे दिन बहुत गहराई से सोचना चाहिए। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।